हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भट्ट क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर की आज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय जो हर बार पेपर में आती है, थेल्स प्रमेय, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही कठिन मानते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये त्रिभुज चैप्टर कठिन है नहीं, ये केवल हमारे मन का एक भ्रम होता है। इसलिए आज से हम और आप दोनों लोग मिल करके ये जो चैप्टर है, जिसको बच्चे बहुत ही कठिन मानते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले समझेंगे उसकी कथन के बारे में कि आखिर थेल्स प्रमेय। देखिए, हर एक प्रमेय का अपना एक कथन है, और अगर बच्चा उस कथन को समझ जाए और फिगर को समझ जाए तो प्रमेय बहुत आसान हो जाती है। तो इस प्रमेय की जो कथन है वो ये कहा गया है कि यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम कोई दूसरी भुजा खींच देते हैं या कोई रेखा खींच देते हैं, तो वह जो रेखा होती है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स थ्योरम कहती है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम हमें ये बताती है कि यदि किसी भी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स प्रमेय का कहना है। बात समझ में आई कि नहीं? आगे मतलब कि अगर ये रेखा जो डी है, इसको अगर 2:3 में इधर विभाजित कर रही है, तो इधर भी 2:3 के अनुपात में ही विभाजित करेगी। समझ में आई बात कि नहीं? आ गई। यही जो है थेल्स थ्योरम बताता हमें कि दोनों का अनुपात क्या होगा? सेम होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्या सच में बराबर होता है कि नहीं होता, सब कुछ हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, एक प्रमेय में चार चीजें लिखना जरूरी होता है। पहली दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना, और चौथी उत्पत्ति। केवल चार आपके चरण होते हैं जिनको आपको इसमें करना रहता है। ठीक। तो सबसे पहले देखिए, दिया में क्या लिखेंगे। दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी, हमको दिया गया, चूंकि त्रिभुज पहले से कहा गया है। तो एक त्रिभुज एबीसी दिया गया इस प्रकार है, जिसमें एक रेखा डी दी गई है जो बीसी आधार रेखा बीसी के क्या है? समांतर है। और यह डी रेखा इस प्रकार है कि यह त्रिभुज की भुजा ए बी को बिंदु डी पर और भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो इतनी चीज हमने लिख दिया। और उसके बाद क्या कर देंगे? सिद्ध करना है हमें। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है, ये जो डी है, वो इसको, इन दो अन्य भुजाओं को ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ए डी का अनुपात डीबी के अनुपात, ए डी बते डीबी का जो अनुपात होगा वो ए ई और ईसी के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। मतलब इसका इसका अनुपात जो होगा इसके इसके अनुपात के बराबर होगा। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जो बिंदु बी है इसको ई से मिला देते हैं, और जो बिंदु सी है इसको डी से मिला देते हैं, तो हमें दो त्रिभुज और प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद क्या कर देते हैं, भुजा ई से हम भुजा एडी के ऊपर एक लंब ईएल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ईएल इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं। और उसी प्रकार जो है भुजा जो है ए बी से एक लंब जो है बिंदु डी से भुजा एसी पर एक लंब डीएम डाल देते हैं। देखिए, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इतना चीज जो है हमने रचना में कर दिया। क्या कर दिया कि भुजा बी को तथा सी डी को मिलाया, तथा बिंदु डी और ई से डी से भुजा एसी पर लंब डीएम डाला, तथा बिंदु ई से भुजा ए बी पर लंब ईएल डाल दिया। बात समझ में आ गई? ये हो गई रचना। अब हम करते हैं उत्पत्ति। देखिए, त्रिभुज जो थेल्स थ्योरम है, देखिए प्रूवमेंट दो तीन तरह से की जाती है। तो इसमें जो प्रूव आप प्रूव करोगे, ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर कीजिए, क्योंकि उसके आधार पर याद करना बहुत आसान है। देखिए, तो थेल्स थ्योरम को जब भी हम प्रूव करने की शुरुआत करेंगे, तो इसमें करना क्या रहेगा, क्योंकि हमको इनका इनका अनुपात चाहिए और इनका इनका चाहिए। तो एक बार क्या करेंगे, हम ये ऊपर का छोटा वाला पूरा त्रिभुज ले लेंगे, और इसमें का एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? एक ये वाला जो है हम त्रिभुज ले लेंगे। एक ये त्रिभुज ले लेंगे, एक ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो क्या होगा, हमें इन दोनों का अनुपात पता चल जाएगा। इसीलिए जो हम इन ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज लेते
है। समझ नई बात की नहीं आई। इसी तरह तो हमें यहाँ से इन दोनों का एक अनुपात पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगली बार क्या करेंगे, हम ये वाला पूरा त्रिभुज ले लेंगे और पुनः ये वाला त्रिभुज ले, मतलब ऊपर का एक त्रिभुज दोनों में कॉमन रहेगा, तो हमें उस बार इन दोनों का अनुपात पता चल जाएगा। बस थ्योरम सॉल्व, कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई लिख दे, या यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई और लंब दोनों एक ही चीज है, आधार गुणे हमने लंब लिख दिया, लग दिया। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज एडीई व त्रिभुज बीडीई ले लेंगे। तो त्रिभुज एडीई व त्रिभुज बीडीई ले लेंगे। तो इस कंडीशन से त्रिभुज एडीई का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एडी ई का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। आधार इसका क्या है, आधार इसका क्या है, त्रिभुज एडी के आधार पर आधार हमारा क्या हो जाएगा, एडी हो गया, और लंब कितना हो गया, ईएल हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया एडी और लंब हो गया इसका ईएल। ये हो गई पहली कंडीशन। भाई अगर ध्यान से देखो, त्रिभुज एडीई ले रहे हैं ना, एडीई का मतलब आधार रेखा ये होगी, आधार रेखा क्या होगी, ये हो जाए एडीई, तो आधार रेखा ये होगी और लंब इसका हो गया ईएल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हो गई त्रिभुज एडी/2 एडी इंटू ईएल। ठीक इसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्र, जब डीबीई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला 1/2 डीबी, डीबी आधार रेखा यही है, तो आधार रेखा ये है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका लंब कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ईएल हो जाएगा। क्योंकि है इसी के ऊपर तो इसका भी लंब जो है इसी को हम मानेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इतनी चीज आपको ध्यान देनी कि उस कंडीशन में भी जो इसका की रेखा यही तो आगे बढ़ती जा रही है, तो जो लंबवत रेखा होगी वो सदैव क्या होगी, उसके सेम ही होगी। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में तो डीबीई का जो क्षेत्रफल मान होगा वो भी 1/2, आधार क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, ईएल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों के क्षेत्रफल होगा इनका अनुपात निकालेंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को भाग करा देंगे, अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को हमने कर दिया तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना, AD/DB मिल गया। अब चूंकि त्रिभुज ADE लिखो, चाहे त्रिभुज ADE लिखे और चाहे त्रिभुज AED लिखे, कोई अंतर पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज तो यही वाला है, ऊपर वाला ही। तो त्रिभुज ADE लिखे चाहे AED लिखे, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बात समझ, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, इसको चाहे ऐसे कर दे और चाहे ऐसे कर दे, इसके क्षेत्रफल में कोई फर्क आने वाला नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आ गई। बस इस हम इसलिए जो है ADE की जगह पे AED कर देते हैं, ताकि इस बार हमारे आधार भुजा ये हो जाए, इसलिए जो है हम ऐसा यहाँ पर कर देते हैं, ताकि हमको इस बार आधार रेखा ये मिल जाए और ऊंचाई ये हो जाएगी। इसलिए जो है हम क्या कर देते हैं, इस बार त्रिभुज AED ले लेते हैं। अब अगली बार क्या करेंगे, ऊपर वाले से हमने निकाला, इन दोनों त्रिभुजों को लिया था तो ये अनुपात मिल गया। अब अगली बार कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, अगली बार त्रिभुज हम ले लेंगे ये वाला, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला जो है हम त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज CED या DEC व AED में ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, इन दोनों को एक त्रिभुज हो जाएगा ADE या AED ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, AED मान लो या ADE मान लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पर हम देखो लिखे भी दे रहे हैं, AED मान लो या ADE कह लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AED का क्षेत्रफल क्या, 1/2, आधार भुजा क्या होगी, AE होगी, उसका लंब कितना होगा, DM होगा, तो 1/2 AE गुणे कितना हो जाएगा, DM हो जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार से त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार इसका क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, इस बार भी हमारा क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आ गई, क्लियर बात है। तो ये भी क्या हो गए, इनके मान कट गए, तो यहां से हमें क्या मिल गया, AE/EC दूसरा अनुपात मिल गया। अब चूंकि ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज था ये हमारा, ECD, ECD और त्रिभुज
DBE, ये दोनों ध्यान देखो, ये वाला जो त्रिभुज दिया गया है आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार रेखा पे बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? बने हुए हैं। तो एक आपको 9th में थ्योरम बताई गई थी कि एक ही जो है आधार रेखा से बने जो त्रिभुज होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होता है, अगर समांतर रेखा भी, दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक ही आधार रेखा से दो त्रिभुज बने होते हैं तो इनका क्षेत्रफल सदैव आपस में बराबर होता है। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल जो है इनका भी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल की जगह पर त्रिभुज ECD का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ECD की जगह पर हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिख देंगे। और इस AED को हम क्या बना देंगे, ADE लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? इसको भी हम क्या लिख दें, ADE लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, इसकी जगह पर AED का हमने ADE यहां पर भी कर दिया और नीचे ECD की जगह पर हमने क्या लिख दिया, BDE लिख दिया। अब देखिए यहां पर भी वही फंक्शन सेम है और वहां पर भी वही फंक्शन सेम है। दोनों में क्या देखिए बन गया, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों से क्या ले लेंगे, आप देखिए इनके बाएं पक्ष बराबर है तो इनके क्या हो जाएंगे, इनके बाएं पक्ष आपस में बराबर है तो दाएं पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और देखिए क्या मिला, AD बटे DB बराबर AE बटे EC क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो समझ में आ गया, यही है थ्योरम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों ही क्या है, इनके लंब है और दोनों आपस में जो लंब होंगे एक ही त्रिभुज के लंब तो हमेशा क्या होंगे, बराबर भी होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जगह EL रख देंगे, एक जगह DM रख देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।